प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जीएस सेंटर में आप सबका स्वागत है। 13 सेट तक क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अभी क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक परीक्षा में जो पूछा गया उसी का हम लोग कलेक्शन लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर अब सेट नंबर 14 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक में कि खाली जगह का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो हवा का वेग मापने के लिए एक यंत्र होता है, इसका नाम है एनीमोमीटर। तो 1 नंबर का हो जाएगा डी। एनीमोमीटर क्या करता है? हवा के वेग को मापता है। अब देखिए चॉइस नंबर 1 में था लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं और घनत्व मापकर दूध की शुद्धता ज्ञात करते हैं। थर्मामीटर, इससे ताप मापते हैं। स्पीडोमीटर, गाड़ी का स्पीड मापते हैं कि कितनी चाल से गाड़ी चल रही है। तो 1 नंबर का देख रहे हैं 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 में है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे? बल। यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी F बराबर एम ए। यहाँ m का माने मास और a माने एक्सलेशन यानी त्वरण और F हो गया बल। तो बल का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहते हैं या न्यूटन। न्यूटन n से लिखते हैं। बल एक सदिश राशि है, सदिश को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बल क्या है? तो बल सदिश राशि है। सदिश राशि का माने वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए 2 नंबर में था आवेग। 2 का ए चॉइस में आवेग लिखा हुआ है। आवेग को कहते हैं इम्पल्स। तो देख लीजिए कि आवेग को लिखते हैं इम्पल्स। तो बल और समय का गुणनफल, बल और समय का गुणनफल कहलाता है आवेग। तो आवेग भी सदिश राशि है और इसका मात्रक हो गया न्यूटन सेकेंड। तो आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। एक है दाब। बी नंबर चॉइस था दाब। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। माने एकांक क्षेत्र में जितना बल लगता है उसको हम लोग दाब कहते हैं। दाब को इंग्लिश में प्रेशर। तो एकांक क्षेत्र में लगे बल को हम लोग क्या कहेंगे? दाब। तो दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह एक अदिश राशि है, इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। सी नंबर चॉइस था थ्रस्ट। थ्रस्ट इसको प्रणोद भी कहते हैं। प्रणोद यानी थ्रस्ट। तो प्रणोद का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में, ध्यान देना है कि एकांक क्षेत्र रहेगा कि एकांक क्षेत्र में लगे बल को हम लोग कहते हैं दाब, लेकिन किसी क्षेत्र में लगने वाले बल को हम लोग कहेंगे प्रणोद। यानी प्रणोद बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल। प्रणोद बराबर क्या होता है? दाब गुना क्षेत्रफल। इसका मात्रक हो जाएगा जो बल का मात्रक होता है, यानी प्रणोद का मात्रक, प्रणोद को इंग्लिश में थ्रस्ट, प्रणोद का मात्रक न्यूटन है। जो बल का मात्रक होता है, यानी थ्रस्ट एक प्रकार का बल है। तो किसी क्षेत्र में लगने वाला लंबवत बल थ्रस्ट है, और यही रहेगा कि एकांक क्षेत्र में लगने वाला लंबवत बल तो दाब है। तो इस तरह से 2 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में
किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग पहले देख लें। उत्तल दर्पण का उपयोग पहला कि साइड मिरर के रूप में, जो ड्राइवर साइड में अपना लगाता है, साइड मिरर के रूप में। दूसरा स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में गली में या रोड पर जो लाइट जलता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? लाइट को फैलाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग देखते हैं गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, डॉक्टर द्वारा रोगी के नाक, कान, गला इत्यादि के जांच करने में। तो ये हो गया आपको अवतल दर्पण का उपयोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। रियर व्यू दर्पण का मतलब कि पीछे से आने वाली गाड़ी को देखने के लिए लगाता है, तो ये हो गया आपको डी। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, सी में है दूध का दही में परिवर्तित होना, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी दूध से दही का बनना। अब देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन को हम लोग लिखते हैं फिजिकल चेंजेज। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि वैसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का रूप, रंग, गुण कुछ समय के लिए बदलता है लेकिन वह पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, तो कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। जैसे जल से बर्फ का बनना, फिर बर्फ से जल बनेगा। वाष्प का, जल से वाष्प का बनना या वाष्प को पुनः जल में बदलना, ये क्या होगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। या शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, उत्पादन, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रेत का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका मतलब हुआ कि वैसे परिवर्तन जिसका रूप, रंग, गुण कुछ समय के लिए बदलता है लेकिन वह पदार्थ पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, उसको हम लोग कहेंगे भौतिक परिवर्तन। और एक है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को लिखते हैं केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंजेज। रासायनिक परिवर्तन का मतलब हुआ कि वैसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का रूप, रंग, गुण हमेशा के लिए बदल जाए, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो, वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना, कागज का जलना, भोजन का पचना, लोहे में जंग लगना इत्यादि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब कोई पूछता है कि ये लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। और लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण क्रिया है। लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? जंग। तो कभी जंग का सूत्र पूछता है तो जंग का सूत्र हो जाएगा, जंग को इंग्लिश में कहते हैं रस्ट। तो जंग का सूत्र हो जाएगा Fe2O3 में जल का ही अणु हो गया। और लोहा में जंग लगता है नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से संयोग करने के कारण। तो लोहा में जंग लगने पर इसका वजन बढ़ जाता है। लोहा में जंग न लगे इसके लिए हम लोग जस्ते का परत चढ़ाते हैं। लोहा पर जस्ते का परत चढ़ाना कहलाता है गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण कैसी क्रिया है? तो हम कहीं गैल्वेनीकरण लोहे को जंग से बचाता है और इसमें जिंक का या जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 4 का देख रहे थे, तो 4 का हो गया सी। और क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें,
5 में है कि शक्ति बराबर W/T। यहाँ W का अर्थ क्या है, तो जानते हैं कि शक्ति के लिए लिखते हैं P बराबर W/T, जहाँ P का मतलब शक्ति, W माने कार्य और T माने समय। तो ये 5 का हो जाएगा C, 5 का हो गया C। और शक्ति के लिए शक्ति का मात्रक पूछता है, तो शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड, इसी को कहते हैं वाट। जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, वाट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक बस विश्रामावस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तब इसका त्वरण क्या होगा। त्वरण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, त्वरण यानी ए। अब विश्रामावस्था में कि u बराबर 0, विश्रामावस्था रहेगा तो u बराबर 0 देंगे और t समय कितना दिया है 10 सेकेंड, और दूरी यानी s दिया है 200 मीटर। तो हम लोग को a निकालना है। आप जानते हैं कि s बराबर होता है ut प्लस हाफ at²। तो s हो गया 200 बराबर u 0 है और t 10, तो यानी 0 हो गया, ये बच गया क्या हाफ a और t है 10 सेकेंड, तो 10 × 100, तो जो 2 0 कट गया, 2 दूनी 4, यानी कि a बराबर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 का हो गया ए। 6 क्वेश्चन देखे। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। सात में है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 4 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। वोल्ट दिया हुआ है, भी दिया है 10 वोल्ट, आवेश दिया हुआ है 4 कूलम, तो निकालना है कार्य W। तो जानते हैं कि W बराबर होता है VQ, W बराबर VQ, यानी 10 × 4 यानी 40 जूल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा C, 7 का C। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कई क्वेश्चन परीक्षा में देखे हैं। यानी W बराबर V/Q, जहाँ W कार्य हुआ, V वोल्ट और Q आवेश है, तो W बराबर V/Q, इसको ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि विकल्प में निम्नलिखित में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। देखिए चॉइस ए में दिया है कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, तो सूर्य ग्रह के चारों ओर नहीं घूमता है, ये गलत हो गया। दूसरा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये सही है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ये भी सही है। वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो गया, ए। 8 का ए, 8 का ए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य असत्य है। एक में लिखा है कि यदि हम तापमान कम करते हैं और दबाव बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। सही है, ताप कम किया जाए और दाब बढ़ाया जाए तो गैस को हम लोग द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा है कि एक ठंडे दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान उच्च और हवा की आर्द्रता कम, इन दोनों कारकों में वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। ये गलत है, ठंडे के दिन में तापमान उच्च नहीं होता है। तो एक सही है और दूसरा गलत है, तो इसका चॉइस क्या हो जाएगा, 9 का ए हो गया। 9 क्वेश्चन हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
10 में है कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होता है। पहला चॉइस फोकस पर, दूसरा सी पर, तीसरा सी के अलावा और चौथा है एफ और सी के बीच। तो इसको देख लें हम लोग फिगर से। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाए, सी से बाहर है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देख लीजिए, उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच, माने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। तो 10 का हो जाएगा आंसर डी। इसमें अगर है कि अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब तो फोकस पर बनता है। कोई वस्तु अगर फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस तरह से इसमें कंडीशन पूछते रहता है। तो ये 10 का आंसर देख रहे थे। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में है कि माता अंडाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? माने अंडाणु का निर्माण, ओवम का निर्माण कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि गर्भाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय, यानी 11 का बी। फीमेल में 2 ओवरी होता है और ओवरी में ओवम का निर्माण होता है। ओवम माने अंडाणु, अंडाणु का निर्माण होता है। तो अंडाणु को कहा जाता है मादा युग्मक। अंडाणु, अंडाणु को लिखते हैं ओवम, इसको कहते हैं मादा युग्मक, फीमेल गैमिट। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 23 है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र हिंदी में कहते हैं, इसकी संख्या है 23, खाली 23। और शुक्राणु, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु को स्पर्म लिखते हैं, और ये बनता है वृषण यानी टेस्टिज में। ये बनता है वृषण में, टेस्टिज में। और ये हो गया नर युग्मक, माने मेल गैमिट। नर युग्मक कहते हैं मेल गैमिट। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 23। क्रोमोसोम हो गया 23। यही नर युग्मक और मादा युग्मक, मतलब अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तब जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट का निर्माण फैलोपियन नलिका में होता है। और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर न्यू चाइल्ड का विकास होता है। तो ये हम देख रहे थे 11 नंबर का, 11 का बी हो गया। और 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एक मशीन ने एक सप्ताह में 250 इकाई जूल की खपत की, तो जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी? मैं 250 इकाई खर्च करता है एक सप्ताह में, तो कह रहे कि इसको जूल में हम व्यक्त करेंगे तो कितना ऊर्जा होगा। तो आप जानते हैं कि 8 यूनिट, 1 यूनिट में होता है 3.6 10 के पावर 6 जूल। 1 यूनिट में 3.6 × 10 के पावर कितना होता है? 6 जूल। तो कितना यूनिट में? तो यहाँ है 250 यूनिट में। तो 3.6 × 250 और 1 यूनिट में 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। तो 250 यूनिट में कितना हो जाएगा? तो 3.6 × 10 के पावर 6 × 250 क्या जूल हो गया। अब गुना करेंगे तो गुणनखंड आ जाएगा 900 × 10 के पावर 6 जूल। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। 12 का ए हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 में है कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी 13 का बी हो गया। और अब देखते हैं 14। ये 14 में क्या है कि वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय का अनुपात क्या हो जाएगा? तो त्वरण, यानी त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण सदिश राशि है। त्वरण क्वेश्चन कैसे उठेगा देख लीजिए। त्वरण सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो 14 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। 14 का हो गया बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त होते हैं? तो जान लीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 और वर्ग, या इसी को कहते हैं समूह, इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप। इसकी संख्या 18। आवर्त को कहते हैं पीरियड। तो 7 आवर्त और 18 ग्रुप यानी समूह होता है। आधुनिक आवर्त नियम दिए थे मोसले। मोसले ने कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण इनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। कई पूछता है परिभाषा भी। तो 15 का भी देख रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। तो 15 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 में है कि 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? जी का मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऊर्जा पूछ रहा है, तो ऊर्जा हो जाएगा mgh। मास कितना दिया है? 14 kg। और जी का मान 9.8 और ऊंचाई है 5 मीटर। तो ये गुना करते हैं तो आएगा 686 जूल, यानी चॉइस नंबर हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि उभयचर में एक एक पॉइंट देखेंगे। पहला है ऑप्शन कि पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। तो उभयचर में पंख नहीं होता है, गलत हो गया। दूसरा है कि बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ये सही है, पंख नहीं होता है लेकिन इसमें ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड माने ग्रंथियाँ। बालों के साथ ग्रंथि त्वचा होती है, सी नंबर चॉइस है, तो बाल इसमें नहीं पाया जाता है। सल के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, भी गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, यानी 17 का बी हुआ। उभयचर कहते हैं कि जो जल और स्थल दोनों में रहे, तो उभयचर बोलते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबिया। जो मेढक, टोड क्या है? एम्फीबिया है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, मैंने कहा ऑक्सीजन के एक अणु में कितना परमाणु होता है? तो 6.022 10 के पावर 23 इतना परमाणु को हम लोग कहते हैं एक मोल। तो
ऑक्सीजन की परमाणु कितना हो जाएगा 6.022 10 के पावर 23 परमाणु। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, 18 का हो गया सी। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि CaCl2 का इकाई द्रव्यमान क्या है। तो अब देखिए CaCl2 तो कैल्शियम का परमाणु भार है 40 और जोड़ क्लोरीन का होता है 35.5, तो 35.5 में 2 से गुना हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो इसका हो गया 1 का 7 4 11 111 यूनिट हो जाएगा, यानी आंसर 19 का ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में 20 में है कि हमारे शरीर में मांसपेशियां या मांसपेशी ऊतक के लिए जिम्मेदार है। तो यानी कि मांसपेशी का काम क्या है, बॉडी में गति प्रदान करना। जैसे अंग में गति प्रदान करने के लिए होता है मांसपेशी। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, पीने के लिए, सांस लेने के लिए, विकास के लिए, आवागमन के लिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आवागमन माने क्या, मूवमेंट के लिए। तो यानी आंसर हो जाएगा डी, 20 का हो गया डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। तब देखिए उभयधर्मी का मतलब क्या, उभयधर्मी को इंग्लिश में लिखते हैं एम्फोट्रिक सब्सटेंस, उभयधर्मी पदार्थ, एम्फोट्रिक सब्सटेंस। उभयधर्मी पदार्थ का मतलब तो होता है कि वैसे पदार्थ जिसमें अम्ल क्षार दोनों जैसा आचरण हो, यानी अम्ल क्षार दोनों से भी क्रिया करता हो, वो कहलाएगा उभयधर्मी पदार्थ। तो उभयधर्मी में क्या, अम्ल और क्षार दोनों का गुण होता है, दोनों जैसा आचरण करेगा। जैसे H2O जल, पूछता है कि जल क्या है, तो उभयधर्मी पदार्थ है। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये अम्ल क्षार दोनों जैसा बिहेव करेगा, यानी कि उभयधर्मी पदार्थ है। ZnO जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी पदार्थ है, इत्यादि। यानी तीनों इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी पदार्थ है, H2O, Al2O3, ZnO सभी, तो हो जाएगा सभी। तो ये 21 का देख रहे थे क्वेश्चन, तो 21 में क्या हो जाएगा, बी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन 22 का देखें। 22 में है कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक खाली जगह है रंगीन पाउडर में बदल जाता है। तो क्या सफ़ेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सफ़ेद रंगीन पाउडर बनता है, ये हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि 1 जूल बराबर होता है। तो जूल का माने कि कार्य के लिए हो गया, तो कार्य बराबर होता है बल आगुने विस्थापन। कार्य का मात्रक जूल है, तो 1 जूल बराबर लिख सकते हैं 1 न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, अब विस्थापन मीटर, तो 1 न्यूटन गुने 1 मीटर को हम क्या कहेंगे, 1 जूल कहेंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, 23 का सी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन कौन से हैं। तो हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का होता है AgBr, सिल्वर आयोडाइड का AgI। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में भी किया जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है दर्पण में कलई करने के लिए, यानी कि पेंट के लिए या सिल्वर करने के लिए, दर्पण में पेंट करने के लिए किसका, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। 25 में है
कि का गलनांक बहुत ही निम्न होता है, सोडियम, पोटासियम, बेरियम और गैलियम। तो गैलियम का गलनांक इसमें बहुत कम होता है, यानी आंसर हो जाएगा 25 का डी।